हम डुप्लीकेशन और धोखे से बच सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज 21 करोड़वां आधार जारी किया जा रहा है। तमिलनाडु के दिग्गज कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम को आपने हिंदी में बोलते हुए शायद ही सुना होगा, लेकिन दक्षिण भारत ही नहीं, देश के हिंदी भाषी इलाकों में भी पी चिदम्बरम एक ऐसे तेज तर्रार नेता और वक्ता के तौर पर पहचाने जाते हैं जिनके तर्कश में हमेशा मौजूद होते हैं तर्कों के तीर। लेकिन चिदम्बरम की सबसे बड़ी खासियत यही नहीं है, बल्कि वो आर्थिक मामलों और राजनीति का ऐसा घालमेल करते हैं कि उनके विरोधी तक चकरा जाते हैं। यही वजह है कि चिदम्बरम ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि सत्ता के गलियारों में भी कम वक्त में लंबा सफर तय किया है। आज कांग्रेस पार्टी में अगली कतार के नेताओं में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं चिदम्बरम। 2014 के आम चुनाव करीब हैं। चिदम्बरम अपना चुनावी बजट भी पेश कर चुके हैं। ऐसे में अब चिदम्बरम के सामने क्या है चुनौती? Economic space was rather restricted. Given the restricted economic space, there is no scope for largesse. At the same time, there is no scope for imposing huge burdens on anyone. That's why I said it is a time for prudence, restraint and patience. I think after 3 words, the most important one is patience. I intend to keep my speech simple, straightforward and reasonably short. I shall begin by setting the context. बजट का बाजीगर यानी पी चिदम्बरम, क्योंकि साल 2013 के इस बजट से पहले भी वो 7 बार देश का बजट पेश कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद संसद में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले देश के इकलौते वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम। और शायद यही वजह है कि विपक्षी भी अब बजट की उनकी बाजीगरी पर कुछ यूं चुटकी लेते हैं। पहले दिन वो इतनी पॉलिश करके बजट पेश करते हैं कि उसकी कलई को उतरने में 24 घंटे लगते हैं और अगले दिन उसकी झुर्रियां नजर आती हैं। लेकिन इस बार तो वो पॉलिश भी ढंग से नहीं कर पाए, इसलिए बजट पे कोई कलई चढ़ी ही नहीं। इससे पहले कि हम पी चिदम्बरम की जिंदगी की किताब के पन्ने पलटे, पहले देखिए ये 2 अहम तस्वीरें। एक तस्वीर है आज से 15 साल पहले की और दूसरी तस्वीर है 2 दिन पहले की। और अब सुनिए चिदम्बरम के 2 अलग अलग वक्त में ये एक ही बोल। It's not tomatoes, potatoes, onions. Those are symbols. The real problem is the underlying fiscal policy, the underlying monetary policy and the money supply. I rise to present the budget for the year 2013-2014. Today, more than ever, I seek the same support as we navigate the Indian economy through a crisis that has enveloped the whole world and spared none. 15 साल बाद चिदम्बरम आज देश के वित्त मंत्री हैं और आर्थिक हालात पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण, पर कहते हैं कि तमिलनाडु के इस तेज तर्रार वकील में वो काबिलियत है जो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आसान बना देती है। एक उनको ऐसे बताया जाए तो एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है वो, और अपनी लाइफ को बहुत डिसिप्लिन तरीके से चलाते हैं। अगर आप उनके दफ्तर में जाएं, अपॉइंटमेंट मांगे तो आपको 10-10 मिनट के स्लॉट्स दिए जाएंगे। तो आपको बताया जाएगा 3:50 पे आइए या 4:10 पे आइए। बाकी मंत्रियों के यहाँ जाएं तो आपको ये 4 बजे आइए, 4:30 बजे आइए, ऐसे अपॉइंटमेंट स्लॉट्स होते हैं। तो एक तो वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, टाइम मैनेजमेंट बहुत पक्का है उनका, और वो कहते हैं कि नो नॉनसेंस पर्सन है। और एक तरह से इसी कारण वो ही डजंट सफर फूल्स। पूरी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हावी रहते हैं, उनकी बात, उनकी गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं उसके ऊपर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं बजट बनाते हैं, दूसरे काम करते हैं।
वित्त मंत्री के तौर पर चिदम्बरम के सामने आज भी 15 साल पुरानी सरकारी घाटा कम करने की वही चुनौती खड़ी है। वो तीसरी मर्तबा देश के वित्त मंत्री बने हैं, लेकिन चिदम्बरम पहली बार तब चर्चा में आए जब उन्होंने पेश किया था देश का पहला ड्रीम बजट। Inflation has gone up where? Mr. Chidambaram, when you were finance minister the last year, in your time, the growth rate of inflation, WPI, was 13%. This year it is 1%. पी चिदम्बरम की ख्याति एक ऐसे वित्त मंत्री के तौर पर है जिन्होंने 1997 में संयुक्त मोर्चा की सरकार के दौरान वामपंथियों के दबाव में एक ड्रीम बजट पेश किया था। एक ऐसा बजट जिसे मध्यम वर्ग के साथ साथ कॉर्पोरेट जगत ने हाथों हाथ लिया और चिदम्बरम आर्थिक उदारीकरण के हीरो बन गए। उसको ड्रीम बजट इसलिए कहा गया कि पहले बार कई सालों बाद एक सरकार आई जिसने जो इनकम टैक्स लेवल्स थे वो पहले से बहुत सालों से 35-40% वगैरह थे, तो इन्होंने एक कॉन्फिडेंस जताया कि हम टैक्स रेट कम करके भी टैक्स राजस्व वसूल सकते हैं। और ये क्लासिक इकोनॉमिक थियरी है कि मॉडरेट इन टैक्स रेट्स पे आपका कलेक्शन बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद में ऐसे कोई बड़ी पहल हुई नहीं। पी चिदम्बरम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं। देश का एक बड़ा तबका तो चिदम्बरम में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत भी देखता है। खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चिदम्बरम पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम मामले में जब चिदम्बरम का नाम आया था, तब यही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चट्टान की तरह चिदम्बरम के साथ खड़े थे। Chidambaram is concerned, as finance minister, he continued to enjoy my full confidence. As home minister, he continues to enjoy my full confidence. अगर किसी कारणवश संख्या के आधार पर या राहुल गांधी खुद तैयार नहीं होते और प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो किसी को अपनी जगह, जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को नॉमिनेट किया, उस रूप में वो किसी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करें। और उसमें मुझे मेरा पर्सनल आकलन ये है कि पी चिदम्बरम एक मजबूत दावेदार होंगे। चिदम्बरम एक ऐसे नेता हैं जो लोकप्रिय जुमलों के फेर में नहीं फंसते, जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। विदेश में पढ़ने के बावजूद चिदम्बरम देश की जमीनी हकीकत को समझते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी में वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े नहीं, बल्कि छलांग मारकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। The single biggest obstacle to good governance is corruption. लोकसभा से चुनाव जीत के आते हैं तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ जो है उन्हें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और जितनी भी आज जो वक्त की जो ज़रूरतें हैं उसको समझते हैं। 66 साल के पळनियप्पन चिदम्बरम का जन्म तमिलनाडु के एक शाही परिवार में हुआ। चेन्नई में प्रेसिडेंसी कॉलेज में BSc डिग्री हासिल करने के बाद चिदम्बरम ने यहीं पर मद्रास लॉ कॉलेज में कानून की डिग्री हासिल की और विदेश चले गए और फिर अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने उस वक्त MBA किया जब भारत में बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता था। चिदम्बरम की राजनीति का विज्ञान भी हम आपको बताएंगे और आगे बताएंगे कि कैसे अमेरिका से लौटने के बाद अचानक घर वालों ने कर दिया उनका ब्याह। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद पलानियप्पम चिदम्बरम का जन्म 16 सितंबर 1945 को तमिलनाडु के छोटे से गांव कनाडु कथन के एक शाही परिवार में हुआ था। चेतियार समाज से ताल्लुक रखने वाला चिदम्बरम का परिवार तमिलनाडु के खुशहाल परिवारों में से एक था। उनके दादा और परिवार के कई बड़े सदस्य इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के को फाउंडर्स रह चुके हैं। परिवार में शाही ठाठ बाट थे, लिहाजा पी चिदम्बरम ने चेन्नई के मद्रास क्रिश्चियन सेकेंडरी स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। फिर चेन्नई के ही प्रेसिडेंसी कॉलेज से सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन किया और आगे MBA करने जा पहुंचे अमेरिका में बोस्टन की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, उनका जो बातें समझने का तरीका बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल जो तमाम इश्यूज़ होते हैं, ख़ासतौर से आर्थिक, उसमें जो उतार चढ़ाव होता है उसकी समझ बहुत अच्छी है। बड़े अच्छे वो पारखी हैं, गाड़ी बहुत तेज़ उन्हें चलाने का एक तरीके से शौक़ है और बड़ा उनका एक मॉडर्न आउटलुक है। चिदम्बरम जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त देश में एक लड़की कर रही थी उनका इंतजार, और जैसे ही वो वतन वापस लौटे उस लड़की से उनका ब्याह करा दिया गया।
चिदम्बरम की पत्नी नलिनी भी चेतियार समाज से ही है और उनका एक बेटा है जो अपने पिता की तरह ही आज एक कामयाब वकील है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक जमाने में पी चिदम्बरम वामपंथी हुआ करते थे, लेकिन साल 1967 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। चिदम्बरम का जो राजनीतिक शुरुआत जो थी वो 1980 से शुरुआत जो दिल्ली के दरबार में जिसे हम कहते हैं वहाँ पर हुई और वो इंदिरा गांधी के जरिए वो चुनाव लड़ा और जीते। और उसके बाद में उनको बहुत जल्दी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को बहुत जल्दी अंदाज़ा हो गया कि वो बहुत तेज़ और अच्छे वक्ता हों और वकील होने के अलावा उनको काम की समझ बहुत है। 1972 में पी चिदम्बरम अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने और यहीं से शुरू हुआ उनकी राष्ट्रीय राजनीति का सफर। 1973 में तमिलनाडु में युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने और तमिलनाडु कांग्रेस प्रदेश समिति के महासचिव भी। और फिर 1984 वो साल था जब पी चिदम्बरम पहली बार तमिलनाडु की शिवगंगा निर्वाचन सीट से चुनावी मैदान में उतरे। तब से अब तक इस सीट से 6 बार जीत दर्ज कर वो लोकसभा पहुंचते रहे। उनका नेहरू गांधी परिवार से संबंध बहुत मजबूत रहे और उस समय जब राजीव गांधी के देहांत के बाद जो सोनिया गांधी ने जो राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया उसके वो ट्रस्टी रहे। और जब वो कांग्रेस में नहीं थे, ये बात बहुत कम लोगों को पता है, जब वो कांग्रेस में नहीं थे तब भी वो राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी रहे। ब्लेड की धार की तरह तेज चिदम्बरम की संभावनाओं को सबसे पहले पहचाना राजीव गांधी ने और 1985 में उन्हें अपनी सरकार में पहली बार वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री बनाया। चिदम्बरम को चाय के दाम काबू में करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और अपने पहले ही इम्तिहान में वो खरे उतरे। राजीव गांधी एक नई टीम बना रहे थे जिसमें आपको याद होगा युवा लोग और राजनीति से कुछ बाहर के लोग भी आए थे और चिदम्बरम की एक वकील के रूप में थोड़ी शोहरत थी और राजीव गांधी के उस युवा टीम में वो फिट करते। समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी समझते हैं और डिसीजन बहुत क्विक लेते हैं कि अगर यस तो यस, नो तो नो, दिस फार नो फर्दर। 1991 में चिदम्बरम को नरसिंह राव मंत्रिमंडल में जगह मिली। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने पी चिदम्बरम को वाणिज्य मंत्री बनाया। वाणिज्य मंत्री के रूप में उन्होंने आयात निर्यात नीति में क्रांतिकारी बदलाव लाकर देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। बहुत पहले से उनकी क्रेडेंशियल्स प्रो रिफॉर्म्स रही है। 1991 की जो बजट थी जिसमें ट्रेड अकाउंट लिबरलाइजेशन वगैरह हुआ, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लिखी गई उसमें नरसिम्हा राव ने स्पेशली चिदम्बरम को इन्वॉल्व किया कि किस तरह से इसको समझाया जाए पार्लियामेंट को और पॉलिटिकली कैसे सेलेबल किया जाए। ऊपर से जो ट्रेड अकाउंट लिबरलाइजेशन हुआ है, बाकी सब स्टेप्स लिए गए। उन दिनों में कॉमर्स मिनिस्टर थे। Soul of the TMC is here. The body of the TMC is in Satyamurthy Bhavan. This suspension only means that the body has suspended the soul. 1996 में तमिलनाडु में कांग्रेस 2 भागों में बट गई और चिदम्बरम कांग्रेस से टूटकर बनी तमिल मनीला कांग्रेस में शामिल हो गए। 1996 में गठबंधन सरकार बनी और चिदम्बरम पहली बार वित्त मंत्री बने। इसे अगर कांग्रेस के नज़रिए से देखें तो ऐसे लोग थे कांग्रेस में जो इसको एक अवसरवादिता मानते थे, एक अवसरवाद उनका मानते थे और कांग्रेस में अभी भी उनके लिए संभवतः एक यह ड्रॉबैक है, एक कमी है उनके करियर में। चिदम्बरम 2004 में एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और उसी साल उन्हें मनमोहन सिंह सरकार में वित्त मंत्री बना दिया गया। चिदम्बरम ने 2008 तक वित्त मंत्रालय का काम बखूबी संभाला। Mentioned in my budget speech last year, the projects under active consideration include projects in Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat. जब 2004 में वो आए तब उनके आने के 2 दिन पहले मार्केट 800 पॉइंट गिर गई थी क्योंकि ये लेफ्ट सपोर्टेड बजट गवर्नमेंट थी। आपको याद है वामपंथी दल यूपीए 1 को सपोर्ट कर रही थी। तब उन्होंने वामपंथी दल के सपोर्ट के बावजूद ग्रोथ दिखाया और यही 97 में भी किया था। अब अगर आप 90 से 2000 के दशक देखें तो हाईएस्ट ग्रोथ हुआ था 97 में। आप 2000 से 2010 का दशक देखें तो 3 साल डॉन ब्रैडमैन की तरह 9+% जीडीपी ग्रोथ उन्होंने 3 साल लाया।
नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के साए में गृह मंत्री बने पी चिदम्बरम ने आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के लिए एक नई रणनीति देश के सामने रखी। लेकिन जब प्रणब मुखर्जी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए सामने आया तो उन्हें फिर वित्त मंत्रालय में लौटना पड़ा और अब चिदम्बरम के सामने खड़ी है सबसे बड़ी चुनौती। देश की जनता महंगाई से परेशान है, वित्तीय घाटा 7वें आसमान को छू रहा है, उद्योग धंधों की स्थिति भी ठीक नहीं है, विदेशों से पूंजी निवेश भी बहुत कम भारत में आ रहा है। चिदम्बरम अगर देश को ऐसे आर्थिक हालातों से, ऐसी बुरे दौर से निकालने में कामयाब हो पाते हैं तो इससे न केवल यूपीए सरकार की छवि सुधरेगी बल्कि कांग्रेस के अंदर चिदम्बरम की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी।